मैं हूं मोहम्मद जुनैद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आजकल कहीं भी आप जाएं तो बेशतर परेशानियां हैं मुल्क में इस वक्त महंगाई के हवाले से, लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वक्त पर होंगे नहीं होंगे। उसकी वजह है कि हर दिन एक ख़बर आती है जिससे ये यकीन होता चला जाए कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन फिर साथ ही दूसरी खबर आ जाती है जिससे लगता है कि इलेक्शन वक्त पर होने की राह में शायद कई रुकावटें भी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं। चूँकि फ़ंड जारी किए गए 17.4 अरब रुपये के, तो इस हवाले से ये खुशाइन बात थी, लेकिन फिर इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए 17 दरखास्तें भी दायर कर दी गई और इसमें बुनियाद बनाया गया अमन अमान की सूरत हाल को। आज भी वाक़या हुआ, पेशावर में धमाका हुआ, 7 अफराद ज़ख्मी हुए। तो फिर कौन है जो इंतखाबात रुकवाना चाहता है? चूँकि तमाम सियासी जमातें ये चाह रही हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, इसको भी चैलेंज किया जा रहा है। अकबर असबाबर साहब को आप जानते हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया है। मुख्तलिफ हलकों से तनकीद हो रही है और जो सियासी जमातों का झुकाव है उसमें भी दिलचस्प बयानात हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने बयान दिया है, परवेज़ खटक साहब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान का झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है और पीपल्स पार्टी से दूरी है। तो इन सब चीज़ों पर ख़ास तौर पर इलेक्शन के मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कैपिटल टॉक के स्टूडियो में मौजूद है नाज बलोच साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके अलावा अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हुमायूं साहब, तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुतालबा कर रही है कि इंतखाबात होने चाहिए। फिर ये गिला भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और फिर जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि बाज़ जगहों पे तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। देखते हम ये कि खबर आती है कि फ़ंड्स जारी हो रहे हैं, इलेक्शन वक्त पर होंगे, सब यकीन दहानियाँ करवाते हैं, लेकिन फिर कोई ऐसी खबर भी आ जाती है कि लगता है कि शायद नहीं होंगे 8 फरवरी को टाइम पे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ तो आ रहा है इस हवाले से। तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या समझती है कि इस तरह की दरख्वास्तें, उनमें जो वजूहात बनाई जा रही हैं सामने, उसमें कोई किसी चीज़ को, बुनियाद को सही भी समझती है तहरीक इंसाफ की, इस वजह से शायद ना हो सके इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम एनालाइज़ करते हैं पास्ट को, हम एनालाइज़ करते हैं पूरी दुनिया के वो ममालिक जिन जगहों पे इलेक्शंस को अहमियत दी जाती है, तो हमने देखा है कि बिल्कुल जंग की हालत में, जंग के दौरान भी इलेक्शंस हुए बाज़ मुल्कों में। हमने देखा है कि जब ये कहते हैं कि इस वक्त जैसे केपी में लोग कह रहे हैं कि भाई हालात ठीक नहीं है, हमने देखा है कि 2008 में जब तकरीबन 3-4 हज़ार बॉम्ब ब्लास्ट पर ईयर होते थे, उस दौरान में भी इलेक्शंस हुए। हमने 2013 में भी देखा है, हमने स्पेशली 2008 में जिसमें ANP के काफ़ी लोगों की शहादत भी हुई है, उनके लिटरली वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी है, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। उसके बावजूद भी इलेक्शंस हुए हैं। तो अगर हम ये बहाना मारते हैं तो इसकी कोई बेसिस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपने पहले पूछा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है। जब हम छोटे होते थे तो हमेशा दो किस्म के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम्स की जो होते थे ना, जो नालायक स्टूडेंट होते थे ना, वो चाहते थे कि एग्ज़ाम्स डिले हो। जो लाइक स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई की होती थी, जिनको अपने टैलेंट का पता था, जिनको अपने वो हमेशा चाहते थे कि एग्ज़ाम्स टाइम पे हो जाए, ठीक है। इधर भी वो चीज़ है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनकी बेसिस नहीं है ग्राउंड पे, वो बेसिकली चाह रहे हैं कि इलेक्शंस डिले हो जाए। वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो समझती हैं कि उनकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनको चाहे वो एक सूबा हो, चाहे वो पूरे पाकिस्तान हो, चाहे वो 2 सूबे हो, कि वहाँ वो लोग जीतेंगे, और वो श्योरिटी के साथ है। जीते ना जीते अपनी बात है, लेकिन उनके अंदर एक एतमाद है कि वो यहाँ जीतेंगे। वो सारे कह रहे हैं कि इलेक्शंस टाइम से हो जी, ठीक है। अब यहाँ पे बहाने कोई कह रहा है कि जी मुझे सर्दी बहुत लगती है, कोई बेचारा जो है वो उसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इलेक्शंस की कैंपेन कर सके, कोई कहता है उसको डर लगा हुआ। कि असल में मसला ये है कि उनको डर है कि जब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलेंगे तो वहाँ पे वो अवाम को अपनी कौन सी शक्ल दिखाएंगे। क्योंकि जब वो जाएंगे अवाम के पास तो अवाम पूछेगी कि भाई, जब आप लोग समझते थे कि आप इतने अच्छे लोग हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतनी फाइनेंस को और मुल्क को संभाल सकते हो, और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक प्राइम मिनिस्टर को हटवा दिया है,
उसके बाद आप आ गए हो, आवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं, इसलिए बताएंगे ना उनको, ये बताना पड़ेगा कि 6.1 जीडीपी से माइनस 0.17 जीडीपी आप लोगों ने कैसे बता दी। नाज बलोच साहिबा, पीपल्स पार्टी को तशवीश है कि फंड्स में डिले है, अगर पूरे फंड्स अभी तक नहीं मिले, इलेक्शन में 42 अरब से ज़्यादा फंड्स मिलने हैं और अभी 27 अरब के करीब जारी किए गए हैं, और फिर ऐसी दरखास्तें आ जाना इलेक्शन कमीशन में या अदालत में कि जी इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, दहशतगर्दी का ख़तरा है, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जुनैद, इलेक्शंस जो है वो बर वक्त होना मैं समझती हूँ पाकिस्तान के हक़ में है। इलेक्शंस का बर वक्त होना, जमहूरियत का तसलसल कायम होना, पार्लियामेंट जो है वो फ़आल होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। और एक जो है वो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट को लेकर, इंटरिम हुकूमत को लेकर हुकूमत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़, पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ और तमाम जो माशी क्राइसिस और बहरान जिसके अंदर मुल्क जो है वो तवातुर से जाता रहा है, उनसे बाहर निकालने के लिए एक निगरान हुकूमत जो है वो ये तमाम जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। अलबत्ता निगरान हुकूमत की जो ऐन जिम्मेदारी है वो बर वक्त इलेक्शंस कराना और फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। चूँकि हमारे पास पाकिस्तान में एक रवायत रही है, हर दौर में हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े रहे हैं और सियासी जमातों का एतराज़ात हमेशा रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर, किसी को एक सूबे में, किसी को दूसरे सूबे में, किसी को पाकिस्तान भर में। इलेक्शंस के ऊपर हमेशा आप देखते हैं कि कोई सियासी जमात जो है वो इत्मीनान से नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि सबके एतराज़ात होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से अभी इलेक्शन की शेड्यूल जो है वो जारी किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँ और इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त में 8 फरवरी में इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तान एक क्लैरिटी के साथ आगे मूव कर सके, आगे बढ़ सके। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के साथ जो है मुल्क को आप मुश्किल सूरत हाल से या किसी भी किस्म की क्राइसिस से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैं तो पुरुम्मीद हूँ इस चीज़ के ऊपर, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही गैर जानिबदाराना रवैये के साथ जो है बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ तो कर रही है तनकीद आपके सामने, दूसरी जमातें भी मुस्लिम लीग नून को ज़रा तनकीद का निशाना ज़्यादा बनाते हैं कि वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, वो चाहते नहीं हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। और ये सिर्फ सियासी जमातें नहीं बल्कि अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाने से पहले एतजाज़ एहसन के बयान से भी सामने आ रही है बात, आपको वो सुनवाते हैं। जो भाग रहे हैं इलेक्शन से वो इस वक्त नून लीग है, भाग रही है। वो मियाँ साहब आके फंस गया। मियाँ साहब ने अब जिस दिन बैठ के जहाज में बाहर जाने की कोशिश करनी है, उन्होंने कहना जी आप तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे है। अली गौहर साहब नहीं चाहती मुस्लिम लीग नून के वक्त पर हो इलेक्शन, आप क्या वाकई मुस्लिम लीग नून भाग रही है 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भेंडा किस्म का, इसके कोई मतलब सियासत सबाक से तो इसका कोई तुक नहीं बनता। पहली बात तो ये है कि PMLN वाहिद जमात है कि जिन्होंने अपना पार्लिमानी बोर्ड बना चुके हैं और उस बोर्ड की डेली मीटिंग हो रही हैं। और आज भी आपको पता है कि KPK की आज मीटिंग थी, इससे पहले पंजाब के 2-3 डिवीजन की हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन 15-16 तारीख तक ये हमारा टिकट्स के लिए जो इंटरव्यूज है उसका सिलसिला तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई दूसरी मतलब है कि राय नहीं रह जाती। और ख़ास तौर पर हमारी लीडरशिप की तरफ से, हमारे किसी पार्टी के सरकर्दा और सीनियर लोगों की तरफ से कोई इस किस्म का बयान नहीं आया, बल्कि हमारे तमाम जो PMLN के वर्कर्स हैं, जो तमाम PMLN के टिकट होल्डर्स और साबिक पार्लियामेंटेरियन है, वो अपने अपने हलकों में कैंपेन के अंदर। दूसरी बात ये है कि अभी इधर बात की जा रही थी, सेंटर साहब बात कर रहे थे, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स की मिसालें दे रहे थे। मुझे ये बताएं कि अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं? मतलब है कि जब आपको पता है कि 2018 में इनको RTS सिस्टम के जरिए और दीगर तरीकों के जरिए जिस तरह से कि हमारी लीडरशिप को इन्होंने जेलों में डाला, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए, उनको बंद किया और उसके बाद इनको हुकूमत दी गई। उस वक्त के मुल्की मुआशी हालात क्या थे, ये इन अच्छे स्टूडेंट से पूछें कि उस वक्त GDP ग्रोथ रेट क्या था, उस वक्त महंगाई की शरह 4% तक थी, उस वक्त चीनी 40 रुपए किलो थी, उस वक्त आटा, घी, चीनी, अद्वियात सब चीज़ें जो थी वो सस्ते दामों पर मिलती थी।
इन्होंने आकर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, कोई एक कारनामा किया है तो ये आपके प्रोग्राम में बता दें कि ये काम हमने किया है। हालांकि हमने दहशत गर्दी का उसका खात्मा किया, हमने सबसे बड़ी बात यह है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया। फिर सी पैक जैसे प्रोजेक्ट जिनको कि इन्होंने अपने वो जेली धरनों के जरिए रोकने की कोशिश की। चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट जो था वो 1 साल के लिए मौखर हो गया, और उसके बाद जब इनको गवर्नमेंट के ऊपर मुसल्लत किया गया तो उस वक्त मतलब इन्होंने सी पैक पर ऑलमोस्ट काम रोक दिया। खारजी महाज के ऊपर इन्होंने तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। ये कहते हैं कि हम बड़े गुड स्टूडेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये 8 फरवरी की तारीख है जो कि इलेक्शन कमीशन दे चुका है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में शेड्यूल आने की देर है, और PMLN तो बिल्कुल 8 फरवरी पर इलेक्शन चाहती है। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब ने बात जरूर की है। जाहिर है कि उनके KPK में ज़्यादा असर सीट है, बलूचिस्तान में है, वहाँ से उनकी हमेशा सीट होती है, तो वो हो सकता है उस पर राय में अगर कोई वाकई मुश्किलात हैं या उनको कोई इस किस्म की सूरत-ए-हाल है तो वो उसका बयान उन्होंने दिया है। ठीक है, लेकिन मैं तो अली गौर साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी जमात इलेक्शन के लिए तैयार है, तैयारी भी कर रही है, इजलास भी हो रहे हैं, टिकट्स का भी फैसला किया जा रहा है। आपने ये भी जवाब दिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का मुआशी कारकर्दगी के हवाले से, और उससे पहले वो बात कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरी सियासी जमातें इसलिए नहीं इंतखाबात में जाना चाहती कि वो आवाम को क्या मुँह दिखाएंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा है तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतालिक और उस दौरे हुकूमत से मुतालिक, वो भी देखें ज़रा। हुकूमत तो इमरान खान की थी नहीं, वो तो आज़म खान की हुकूमत थी। हुकूमत आज़म खान चला रहा था, उसने जो जुल्म किया है हमारी PTI के साथ, ये जो हमारे MNAs MPs फिर रहे हैं या छुप रहे हैं या भाग रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारी इज्जत थी? इमरान खान ने कभी तुमसे हाथ मिलाया? इमरान खान तुम्हें मीटिंग का टाइम भी नहीं देते। परवेज़ खटक साहब साबिक वज़ीर आला तहरीक इंसाफ के, धरने के अहम किरदारों में से एक वज़ीर दिफा रह चुके हैं, उनका ये बयान है, तो फिर तहरीक इंसाफ दूसरी पार्टीज़ को कैसे कहेगी कि आप क्या चेहरा दिखाएंगे आवाम के सामने? देखिए, इस तरह है कि अली गौहर साहब ने बातें बताई हैं, मैं आपको सिंपल एक मिनट के अंदर बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के 1.5 साल बाद पूरी दुनिया में कोविड आया। कोविड ने जो तबाही मचाई पूरी दुनिया में, उसकी वजह से इकॉनमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। अगर जो स्मार्ट लॉकडाउन जो इमरान खान ने शुरू किया था, अगर वो ना होता तो आज हमारी दुनिया, और जो ये लोग कह रहे थे कि आप लोग लॉकडाउन करें जैसे पूरी दुनिया में, जैसे आप कह रहे थे कि फ़लाने की ये रिसर्च है, उनकी ये रिसर्च है, अगर हम वो करते तो पाकिस्तान तबाह हो चुका होता। ख़ासतौर पे पाकिस्तान का जो दिहाड़ीदार तबका है वो तबाह हो चुका होता है। इनको शायद फ़र्क ना पड़ता। मार्च 2020 में आया कोविड, उससे पहले 1.5 साल की जिम्मेदारी भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं एक फ़र्ज़ करें, मैं एक आया हूँ, पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपने मंशूर के लिहाज से हमने बाज़ चेंजेस, बेसिक चेंजेस लानी थी इन द सिस्टम, हम अपने लिहाज से। उसमें जब भी आप कोई चीज़, आज आपने इस स्टूडियो को चेंज करना होगा ना, तो ये स्टूडियो अगले 1 महीने के लिए इससे ख़राब हो जाएगा, लेकिन उस 1 महीने बाद ये स्टूडियो जब दोबारा बनेगा तो ये स्टूडियो इससे बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो 5.74 या 5.8 के लिहाज से GDP थी, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेसिक चेंजेस लाई, कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ हमारी कोताहियाँ भी थी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और कुछ उसकी वजह से थी। हम लोगों ने डिप किया, हम लोगों ने डिप तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग GDP तक डिप किया यहाँ से, लेकिन वहाँ से हम आगे किधर चले गए? 5.87 या 5.9 के करीब चले गए। उसके बाद अगले साल किधर चले गए? 6.1 पे चले गए। तो हमारा प्रोग्रेस बेहतर हो रहा था। हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड आपको एग्रीकल्चर, रिकॉर्ड टेक्सटाइल, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज, रिकॉर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हर जगह पे हम लोग जा रहे थे, जितने भी हमारे पैरामीटर थे, यहाँ तक कि नंबर 1 जो IMF था, IMF का ये बयान है, ये 2022 में फरवरी में था कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है। अब पाकिस्तान ने अगर, PTI ने अगर एक गलत डिसीजन लिया बकौल इनके कि आप लोगों ने थोड़ा सा उनको मार्जिन दे दिया है, ये
5 रुपए बिजली पे, और वो अगर ये लोग आए थे और ये इतने कैपेबल थे, इतनी कैपेसिटी थी, इतनी अकल थी, इतनी सब कुछ थी, तो ये उसको रिवर्स कर देते ना। पीटीआई की फरवरी की तकरीर की बात कर रहे हैं, नहीं, पेट्रोल सस्ता किया, जिसमें पेट्रोल सस्ता किया और बिजली सस्ती की ना, उसके बाद जब ये लोग सारे आए तो ये रिवर्स कर देते। आईएमएफ की शराइत के खिलाफ गए, इख्तिलाफ अगर वो कहते ना भाई आप लोग अप्रैल में आ गए थे, मई में आ गए थे, आप लोग उसको रिवर्स कर देते, क्या किसी ने रोका था आपको? लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं है, नून से नाअहल, नून से नालायक, नून से निकम्मे, नून से ये सब चीजें होती हैं। आप उसको गलती तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं अगर गलती थी तो चेंज कर देते। लेकिन कमिंग बैक टू अपने जो परवेज खटक साहब है, देखिए जो काम मैं आज आपके साथ नहीं कर सकता, और मैं कहता हूं कि आजम खान असल में प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये तो मेरी नालायकी हुई ना। मैं वहां पे मिनिस्टर था, फेडरल मिनिस्टर था, और अगर मैं इतना ही नालायक निकम्मा हूं कि मैं उस एक ब्यूरोक्रेट को मैं बाईपास करके इमरान खान से बात नहीं कर सकता, तो ये तो मेरी नाअहली हुई। तो व्हाई आर यू पुटिंग इट ऑन समबडी एल्स? व्हाई? दिस शोज के हाउ मतलब इनकेपेबल ही वॉज। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे लिहाज से ये होगा कि आप ये भी नहीं कर सकते, एंड यू आर अ फेडरल मिनिस्टर। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि आजम खान चला रहे थे सब कुछ? मैं बिल्कुल नहीं, मैं देखिए इससे ये हो जाता है किसी भी उसमें आपने तो मुझे कॉल नहीं किया ना, आपके असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया, एंड आई कोऑर्डिनेटेड विद हिम। आजम खान इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एवरीथिंग गोज थ्रू हिम, बट दैट डजंट मीन तो बात नहीं होगी, ये तो एक मजमूई तौर पर। सर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, देखिए इस तरह हो जाते हैं, देयर आर एग्जांपल्स, सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल के नॉर्मल क्या होता है, उनके थ्रू सारी चीजें जाती है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उसने तो फोन करके नहीं कहना ना कि हुमायूं तुम इधर आ जाओ, हुमायूं, तो उनके थ्रू जा रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं उधर जाऊं, मैं पूछूं, और ऐसे लोग हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, ऐसे लोग हैं कि जिनको जब आजम खान साहब कहते थे कि यार इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी हैं, वो कहते थे अच्छा थैंक यू वेरी मच, वो अंदर चले जाते थे और बात कर लेते थे। तो आपके अंदर भी दम होना चाहिए ना। तफसील आपसे लेंगे। मायूं मोहम्मद साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि अगर साबिक वजीर आजम की गलती थी फरवरी में IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए कीमतें घटाना, तो अगली आने वाली हुकूमत साथ वो चैलेंज भी दे रहे हैं कि उसको ठीक कर सकती थी। लेकिन इसकी एक पूरी लंबी कहानी है कि किस तरह फिर शौकत तरीन साहब ने और दीगर शख्सियात ने IMF से मुआहदे की राह में रुकावटें खड़ी की थी। वो एक लंबी बहस है। जो मुल्क की सियासत में इख्तलाफ सामने आ रहा है, वो तहरीक इंसाफ की दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी आ रहा है। पीपल्स पार्टी नून लीग से तो शिकायत कर रही है, लेकिन साथ साथ कई और सियासी जमातें ऐसी जिनकी पीपल्स पार्टी से भी कुर्बत थी, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से। उनके किस तरह के बयानात आ रहे हैं और उनकी किस तरह की अहम मुलाकातें हो रही हैं, उनका एक बयान देखिए। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी एक इत्तेहाद, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे और हम एक दूसरे को बुनियादी इत्तेहादी के तौर पर एक दूसरे को कहलाने के मूड में हैं। नाज़मुल साहब, मुस्लिम लीग से तो गिला कर रही है पीपल्स पार्टी और बड़े शदीद बयानात भी आए सीनियर क़यादत की तरफ से, बिलावल साहब ने बयानात दिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी तो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से वो दूर हो रहे हैं। इस पर कोई गिला शिकवा नहीं है पीपल्स पार्टी को? देखें, पीपल्स पार्टी मैं समझती हूँ कि जितनी एक अपनी तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एक तवील एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक तवील हिस्ट्री है, तारीख़ है, जद्दोजहद है, हम ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख़्याल है ये पीपल्स पार्टी का ख़ासा है। हम समझते हैं कि हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो किसके साथ इत्तेहाद बनाए, किसके साथ अलहाक करे, किसके साथ अलायंस करे, किसके साथ इख्तलाफ करे। ये एक जमहूरी हक़ है और यही सियासत होती है। हमें जो बेहतर लगेगा वो हम करेंगे। JUIF को जो पार्टी समझ में आती है उनके साथ उनका हक़ है कि वो साथ बैठें या उनके साथ इख्तलाफ करें या कोई इत्तेहाद बनाएं, कोalition बनाएं। और पीपल्स पार्टी चूँकि पूरे पाकिस्तान भर में मैं समझती हूँ जिस तरीके से हम अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जिस एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है, हमारे पास एक नौजवान क़यादत है जो पाकिस्तान को इस वक्त के माशी बहरान से बाहर निकालने के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकती है।
एज अ फॉरेन मिनिस्टर आपने देखा कि एक कम वक्त में बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन से बाहर निकाला, ये तमाम जो बातें हम सुन रहे हैं कि जी कोविड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह होती हैं, लेकिन मुल्क को फुल स्टॉप पे नहीं आप ला के खड़ा कर देते। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने देखा जिस तरह आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि IMF को बाकायदा तौर पर खतूत लिखे गए कि ये मज़ीद प्रोग्राम की तरफ, पाकिस्तान की तरफ ना बढ़ें। तो ये जो पाकिस्तान मुखालिफ सोच थी, जो नफ़रत की और शरंगेज़ी की सोच थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको हमेशा अपोज़ करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2007-2008 मुश्किल हालात में भी हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, क्योंकि हम हमेशा यूनिटी की बात करते हैं। हम समझते हैं, हमारी लीडरशिप समझती है कि पाकिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सियासी इख्तलाफात का हक हम सबको है, लेकिन जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कभी भी हमने बदतहज़ीबी की कल्चर की तरफ नहीं गए, कभी हमने नफ़रत की आग नहीं लगाई, कभी हमने फस्तायत की बात नहीं की, कभी हमने खाना जंगी की खुदा न खास्ता बात नहीं की, कभी हमने टकराव की बात नहीं की, कभी हमने तसादुम की बात नहीं की। हमने हमेशा अमन की और एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात की है। और राब्ता करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। सियासत में ये भी होता है कि आप 2 कदम आगे चलते हैं, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहा करते थे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहा करते थे कि सियासत में तो आप 2 कदम, ये भुट्टो साहब कहा करते थे, और ये उन्होंने मेरे वालिद साहब को सिखाया भी है, क्योंकि मेरे वालिद साहब उनके काबीना में वजीर थे। तो भुट्टो साहब हमेशा कहा करते थे कि सियासत में आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 1 कदम पीछे भी आपको चलना पड़ता है। तो ये सियासत के अंदर आपके बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें अफ़ाम व तफ़हीम से सोच समझ के तदब्बुर के साथ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जोड़ तोड़ तो जारी है। साथ तहरीक इंसाफ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के शफाफ ना होने पर जो सवाल उठाया गया था, तो उनकी तरफ से भी कुछ जवाब आए हैं, वो आपको दिखाएंगे। गुफ्तगू भी जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के आपको पता है कि नए चेयरमैन बन चुके हैं, और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर बहुत बात हुई, शुरू में अब भी बात हो रही है। अकबर एस बाबर साहब ने उसको चैलेंज कर दिया है, पार्टी के अंदर से भी दरख्वास्त दायर की गई है, और दरख्वास्त गुजार साबिका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद हैं, जिनका कहना है कि वो सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। शेड्यूल नहीं आया, किसी तरह की कोई वोटर लिस्टें नहीं दी गई, ये उनके इलेक्शन पर बात की गई। लेकिन अकबर एस बाबर साहब का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपको दिखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं इनको कलादम करार दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दें कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। जब तक ये बल्ले का निशान हो उस वक्त इनको दें जब ये शफाफ इलेक्शन कराते हैं। ये आपने मौक़िफ़ देखा अकबर एस बाबर साहब का। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके इल्म में है कि कैसे हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात? वो भी चैलेंज कर रहे हैं, पार्टी के अंदर से भी एक साहब ने दरख्वास्त दे दी है कि ये सिर्फ दिखावा था, सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, कोई जमहूरी अंदाज से PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। ख़ासतौर पर वो जमात जो बड़ा दावा करती है कि जमात के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। ठीक है, लेट मी गो बैक। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3-4 इलेक्शंस कराए। 2013 के जो इलेक्शन था, इट टुक अस 6 months कि हम वो इलेक्शंस कराएं, और उसमें बाकायदा वोटिंग हुई थी। मैं उनमें से एक कंटेस्टेंट था फॉर सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स, एंड आई वन माई इलेक्शंस। परवेज़ खटक दूसरे पैनल के थे, जहांगीर तरीन के पैनल थे। ही इज़ द ओनली वन हु वन फ्रॉम दैट पैनल, बाकी हमारा सारा पैनल जीता था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2019 में हुआ था, 2022 में हुआ था। 2022 में जो एक शिक आई थी जिसमें हम लोगों ने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई थी, जिस पे एतराज़ हुआ था इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, उससे पहले भी हमेशा 2 पैनल बनते थे, 2 पैनल के अंदर इलेक्शंस होते थे। तो जो 2022 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये हुआ था कि 2 पैनल हुए थे, और एक पैनल दूसरे पैनल के था। उसमें मतलब चेयरमैन से लेके नीचे तक सारे पैनल हुए थे, और बाकायदा वोटिंग हुई थी। अब बात आ जाती है, जब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एतराज़ उठा दिया तो उन्होंने कहा एक एफिडेविट दे दो। हम लोगों ने एक एफिडेविट लिख कर दे दिया कि भाई ठीक है, हम ये चीज़ वापस ले लेते हैं। ये शिक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, PTI के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, हम उसको रिवर्स करके इसको 2019 के लिहाज से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिहाज से कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अगस्त के एंड में एक डिसीजन ले लिया, और हमें डिसीजन बताया नहीं। उन्होंने 2.5 माह बाद हमें डिसीजन बताया और कहा कि भाई आप 20 दिनों में ये इलेक्शंस करा लो। अब जब 20 दिनों में इलेक्शंस कराए तो पहले 2-3 दिन तो हम लोगों ने, मतलब वी वर सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है।
लेकिन एनीवे हम लोगों ने 2 pronged स्ट्रैटेजी बनाई। हमने कहा कि हम इसको वो चैलेंज भी करेंगे, लेकिन इन द मीन वाइल चूँकि हमने ज़रा जल्दी करना चाहते थे, पहले इलेक्शंस करा के अगर वो इसमें कोई वो करे तो फिर हम चैलेंज करें, तो हम लोगों ने कहा इलेक्शंस कराए। नाउ रिमेंबर, इलेक्शन कमीशन वो जो कहते हैं 90 डेज़ काफ़ी नहीं है इलेक्शंस के लिए, हमें कहते हैं 20 डेज़ में कर लो। तो हमने क्या किया, डेज़ के ही टाइम देना था। हमने सबसे पहले मेरे ख्याल में 26 या 25 या 26 को हमने अनाउंस कर दिया कि 2 दिसंबर को इलेक्शंस होंगे। उसके बाद उसकी नॉमिनेशंस और जो लिस्ट वगैरह थी वो सारी हमने 29 मेरे ख्याल में 29 नवंबर को हमने बता दी। फिर उसके बाद 30 नवंबर को उसकी जो भी स्क्रूटनी जो भी चीज़ें थी वो होनी थी। अच्छा, जिसमें जो वोटर लिस्ट या सारी चीज़ें थी, अगर आप इस अमल का हिस्सा दरख्वास्त कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट में तो कुछ सरगर्मियाँ नहीं हुई। देखिए सरगर्मियाँ होना और बात है, मैं वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर मैंने सब कुछ लगा दिया है, ठीक है ना। सरगर्मी इसलिए नहीं होगी, बहुत सारे हमारे लोग जो है ना गायब है, सबको बता दिया गया था, हर एक को पता था। मैं इसका प्रोसेस का नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि क्या हो रहा है हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि मैं वो हूँ। अकबर शेर बाबर इज़ नॉट अ पार्टी मेंबर। इसको 2011 में डिसिप्लिनरी एक्शन में इसको पार्टी से उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल जो थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इनको निकाल दिया था, ठीक है। सो इनका तो कह रहे हैं जितना टाइम मिला उसमें इलेक्शन देखिए उसमें हमने यही कराना था। हमें टोटल 3 हफ्ते 2.5 हफ्ते बल्कि 3 हफ्ते भी अली पूरे नवाज नहीं मिल गौर रहे साहब, आपकी जमात क्या राय रखती है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और फिर उनके नए चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक? देखिए, बात यह है कि ये तो पाकिस्तान के आइन की और कानून की बात है, इसमें राय का तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है कि कोई राय क्या रखते हैं। बड़ी क्लियर बात है, तमाम पार्टीज जो हैं वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं और एक तरीक़ाकार के मुताबिक करवाते हैं। जिस तरह से हमारे जब भी इलेक्शन हुए हैं वो सरेआम हुए हैं, अवाम के अंदर हुए हैं। इस साल भी हमने वो इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए और फिर आपने देखा कि तमाम जो हमारी लोग हैं जो उस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल थे, उन्होंने जाकर पर हिस्सा लिया। उसकी पहले डेट अनाउंस की गई और किसी बंद कमरे के अंदर और 10 मिनट के अंदर कोई इलेक्शन नहीं करवाए गए, एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर ये काबिल जिक्र बात है कि जो ये 2000 असल तो बात ये कि सेनेटर साहब जो बात करते हैं ना, ये मीडिया पर बैठ के भी गलत बात करते हैं। हालांकि इनको ये चीज़ शोभा नहीं देती कि ये मतलब है कि यहाँ पर गलत बयानी की जाए। पहली बात तो ये है कि जो इनके 2013 के इलेक्शन थे, जो जिस वक्त उस वक्त भी इनकी पार्टी में धड़ेबंदी और ग्रुप बंदी हो गई थी, क्योंकि ये पार्टी को जेन्युइन तरीके के साथ तो पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं है। ये तो हमेशा इसको एक मतलब है कि लोगों का जत्थे इकट्ठे किए गए थे, इकट्ठे करके एक प्लेटफॉर्म पे उनको इकट्ठा किया गया। जब भी उहदों की बात आई तो इनकी आपस में फूट पड़ी है। इसी तरह से ऐसी कभी कोई लड़ाई मुस्लिम लीग नून में नहीं हुई अली गौर साहब? ये अभी दानिल अजीज साहब और एहसन इकबाल के दरमियान क्या हो रहा है? मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि 2013 के इलेक्शन के बाद आपको पता है कि इन्होंने उन इलेक्शन के ऊपर एक बोर्ड बनाया, उसने तहकीकात करके वो रिटायर्ड जस्टिस साहब ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें इन्होंने मतलब है कि किस तरह से इनके इलेक्शन हुए और फिर उन इलेक्शन को खत्म करके इन्होंने नॉमिनेशंस की। मतलब उसका रिजल्ट जो था वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी इनकी पार्टी, उसकी मुतम्मल नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि इन्होंने एक नैब का इदारा केपीके में बनाया था, कहते थे कि जनाब हम बड़े इंसाफ पसंद हैं और जनाब हम एहतसाब अपने सूबे से शुरू करेंगे। आपको पता है कि उस नैब के इदारे को भी तोड़ के जब उन्होंने उस वक्त इनकी करप्शन के पोल खोले तो फिर इन्होंने उस नैब के इदारे को भी ताले लगवाए थे, एहतसाब के इदारे को, और वो भी इन्होंने एहतसाब का सिलसिला भी बंद किया था। तो लिहाजा मीडिया पर बैठकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी जो कुछ इन्होंने किया है, अकबर एस बाबर साहब इनके बानी रुकन हैं और फॉरेन फंडिंग जो केस था वहां पर भी कच्चा चट्ठा कितने साल की कानूनी लड़ाई के बाद उन्होंने इनको एक्सपोज किया। वो कोई हम उसके कंप्लेनर नहीं थे और वो कच्चा चट्ठा सबके सामने आ गया कि किस तरह से वो नाजायज पैसा जो है इन्होंने सियासत के अंदर लाया, किस तरह से वो गालम गलूच ब्रिगेड तैयार किए, किस तरह से नाजायज उनको रकूम दी जाती थी और वो पैसा किस तरह से पाकिस्तान में सियासी इंतशार मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि शायद आप इसलिए नहीं बात करना चाहते तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन पे, चूंकि ये कहा जा रहा है कि वैसे ही हुए जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होता है। ये हमने नहीं कहा, हामिद काद साहब ने कहा है। उनका बयान हम आपको सुनवाएंगे एक ब्रेक के बाद और फिर नाज साहब इस पर मौक़िफ़ लेंगे।
ब्रेक से पहले इंटर पार्टी इंतखाबात के रिवाज पर तो हामिद खान साहब ने इससे मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को क्या जवाब दिया, देखें सर। मशकूक नहीं है, ये ऐसे ही इलेक्शन है जैसे दूसरी पार्टियों ने कराए हैं। उनकी पार्टीज़ के भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके भी इसी तरह के हुए हैं। सारे ऑफिसर्स ऑन पोस्ट, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के और सब। तो इनको यहाँ क्या एतराज़ है अगर ऑन पोस्ट हो गए हैं? जी नाज साहब, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे ही होते हैं, इलेक्शन तय ही होता है कि ख़ानदान के पास ही रहनी है मरकज़ी क़यादत। तो देखें, पीपल्स पार्टी के अंदर तो हर रीजन, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे जो है तंजीम मौजूद है। और बात यह है कि मुझे रियली ताज्जुब नहीं हुआ PTI का ये जो इलेक्शन है, ये जो डमी इलेक्शन है, ये देखकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब तब होता अगर उस्मान बोजदार को पंजाब का CM ना लगाया गया होता। तो ये ट्रेंड है। दिस इज़ व्हाट PTI इज़ ऑल अबाउट। ये जो प्रिंसिपल्स की बातें, उसूलों की बातें कि जी बहुत ही सुनहरे असूल हैं और उसके ऊपर चलना है, स्टेटस को तोड़ना है, इलेक्टेबल्स के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स होगी, ये सिर्फ वो चूरन था जो इलेक्शन से पहले आवाम को बेचा गया। फिर आपने देखा कि हुकूमत तो छू मंतर और जादू मंतर के ऊपर चलती रही और उड़न छू भी हो गई ऐसी हुकूमत। लेकिन आप ये देखिए कि उस्मान बुज़दार को जब पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस्मान बुज़दार के घर में कहा जा रहा था कि बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बड़े सादा तबीयत के इंसान हैं। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह ब्ला ब्ला तमाम चीज़ें जो होती रहीं वो तो बाद की बात है। इसी तरीके से आज वो PTI के तमाम प्रिंसिपल्स जो है वो डस्टबिन के अंदर चले गए। जब बावजूद एक 4 महीने के खानदान में से कोई नहीं बना चेयरमैन। नहीं उसकी आप मंतक भी सुन लेना। मंतक ये है कि 4 महीने के अंदर आए हुए जिन्होंने PTI ज्वाइन की और 25 साल के जो लोग PTI के साथ अटैच थे वो सब कोई नज़र नहीं आए। 4 माह पहले कोई शख्स आए और किसी और पार्टी से आए, अलबत्ता पीपल्स पार्टी के 2018 के टिकट होल्डर थे, वो आते हैं 4 माह पहले और पार्टी के चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब कम से कम पीपल्स पार्टी के अंदर जो भी ओहदेदार हैं, जो भी लोग हैं, डमी होने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि दूसरी जमात से आए हुए साहब जो हैं उनकी चंद ही महीने में चेयरमैन बन गए PTI के। हुमायूं साहब देखिए, इस तरह ये वो बाद दफ़ा कहना पड़ता है लुक हुज टॉकिंग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक शख्स आया, उसने 1.5-2 साल पहले ज्वाइन किया पार्टी के। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे चौराहे से गुज़र रहा है या ऐसे मोड़ से गुज़र रहा है कि जिसमें अगर हम लेट्स से जो शाह महमूद कुरैशी है जिसको उसूलन होना चाहिए था, वो इस वक्त एक केस के ज़द में है। आपको पता है कि इसमें जिस बंदे ने सिग्नेचर की है एज अ चेयरमैन, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो आपका जो भी लोग होंगे वो इलेक्शन सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, वो आज़ाद होंगे। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखना होगा कि किसी जगह पे रिस्क ना ले तो वहाँ पे करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चेयरमैन कर रहे हैं ना, एतजाज़ असर क्यों पीपल्स पार्टी से हटे हुए हैं? चौधरी निसार क्यों मुस्लिम लीग नून से हटे हुए हैं? ये अपने शायद खाकान अब्बासी किस बेसिस पे उठे हुए हैं? इस बेसिस पे कि आसिफा भुट्टो, अभी नाज साहिबा ने बताया था कि इनके वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कैबिनेट में थे, ठीक है, उनके लिए किया था। बिलावल भुट्टो से आई एम श्योर ये बहुत सीनियर होंगे। हमारे पास वक्त कम है, लेकिन बिलावल भुट्टो से बहुत सीनियर होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके मरूसी नहीं, ये लोग उन लोगों के गुलाम हैं, ये उनसे आगे जा ही नहीं सकते। पता नहीं उनकी तरफ पीठ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है। आपकी पार्टी के सिर्फ इमरान खान साहब ने फैसला किया। एक मिनट है, मेरे वालिद साहब ने MRD की तहरीक में 1 साल जेल काटी, आमिर के दौर में पार्टी नहीं छोड़ी, वफादारियां नहीं छोड़ी। आप क्या बात कर रहे हैं? More the reason you should be there. More the reason you should be there. More the reason एतजाज एशिंग should be there. More the reason कमर कायरा should be there. More the reason ये जो इनके बड़े बड़े लोग हैं एहसन इकबाल शुड बी देयर। ये सारे लोगों को होना चाहिए। कल को ये मरियम के बच्चे के पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे। साहब का मौक़िफ़ आपके सामने, वो कह रहे हैं दूसरी सियासी जमातों में भी खानदान के अलावा लोगों को मौका मिलना चाहिए क़यादत संभालने का। कैपिटल टॉक से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।